हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लेक्चर 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी प्रीवियस वीडियो में। जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये पढ़ लिया था हमने, और हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और विंडरवॉल रेडियस पढ़ लिया था, राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आयनिक रेडियस से स्टार्ट करूंगा, एंड जो आपकी आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ये सारी बातें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयनिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होगा? एक आयन का रेडियस, राइट। अब अगर हम सीधी सीधी बात करें, आयन आपके दो तरीके के हो सकते हैं ना, ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। आयन के आपके दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? कटायन हो सकता है और अनायन हो सकता है। कटायन पे क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। अनायन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अब आपको आयनिक रेडियस के ऑर्डर पूछेगा, है ना, आपको आयंस दे देगा और पूछेगा कि कौन से का क्या ऑर्डर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये होता है ना। अच्छा, कटायन कैसे बनता है? कटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इतना हमें आइडिया है। और अनायन कैसे बनता है? जब आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका अनायन बनता है। ये बातें सही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि यार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करने वाला हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बेसिकली कितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप लोग खुद सोचो कि अगर यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा? अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा तो साइज छोटी हो जाएगी, रेडियस छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर जेड इफेक्टिव है जो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर जो साइज है आपकी, साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से। ये बात हम कर सकते हैं, हाँ या ना? ये बात हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा उतनी ही छोटी क्या हो जाएगी? साइज हो जाएगी। अब जैसे देखो, आपको कैसे पूछा जाता है, आपका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। सपोज करो आपका एक Na+ है, आपका एक न्यूट्रल सोडियम है और एक Na- है। तो इन तीनों में आप जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताइए, और जेड इफेक्टिव से उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। चलो निकालो यार, सोचो। ये बात हमने कर रखी है, ये बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। क्या करोगे? पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालोगे। तो न्यूट्रल अगर सोडियम रहता है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 11 ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो आप लोगों को क्या समझाया है? आप लोगों को क्या समझाया कि इसको ह्यूमंस की तरह कंसिडर करो। तो 11 प्रोटॉन है इसके, राइट। तो ये क्या है? आपके 11 इंसान है सपोज करो, और आपके 3 जगह प्रेजेंट हैं, ऐसा कुछ, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर आपके 11 इलेक्ट्रॉन है, और इधर 12 इलेक्ट्रॉन है। आप लोग इसको कैसे ट्रीट करो? ह्यूमंस की तरह। 10 ह्यूमन है, राइट, इधर इसके 11 ह्यूमन है और इधर इसके 12 ह्यूमन है। तो जहां पे भी मास कम होता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो मास सबसे कम कहां पे है? जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। तो जैसे तीनों पे फोर्सेस दिखाएंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लग रहा होगा? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा आपके जहां पे मास कम होगा, मतलब आपके यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या आ रहा है? जेड इफेक्टिव का Na+ में सबसे ज्यादा, फिर आपका न्यूट्रल एटम, फिर आपका क्या रहेगा? अनायन। ये सारी हमने बातें भी कर रखी हैं, है ना। आपको क्या बोला था? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाता है उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाता है, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता जाता है आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता जाता है। अब हमें पता है साइज और जेड इफेक्टिव में क्या रहेगा? इनवर्स रेशियो रहेगा। तो अगर आपका जेड इफेक्टिव का ये ऑर्डर है तो साइज का क्या ऑर्डर आ जाएगा? Na+ सबसे छोटा हो जाएगा और Na आ जाएगा, और अनायन सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या इतना, ये मैं देख के क्या इतना कह सकता हूं कि जो कटायन है उसका रेडियस छोटा होता है, फिर आपका न्यूट्रल एटम का होता है, और सबसे बड़ा किसका होता है? अनायन का होता है ना, जेड इफेक्टिव से इनवर्स रेशियो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ कटायन सबसे छोटा होता है, देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम, और फिर सबसे बड़ा किसका होता है? अनायन का। सबसे बड़ा किसका होता है? अनायन का, करेक्ट। ये एक बात फिक्स कर लो, ये एक बात फिक्स कर लो। आइए बात समझ में। अब देखो, इसी पे ही मैं और क्वेश्चन कराता हूं। अब कुछ नहीं यार, सारी प्रॉपर्टीज को तो मैं तो जेड इफेक्टिव से रिलेट करने वाला हूं। तो अगर
जो साइज है और जेड इफेक्टिव इनवर्स रेशियो है, तो अगर आपको जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आता है तो आपको साइज का भी ऑर्डर आ जाएगा, उसको उल्टा कर देना। करेक्ट। तो चलो अब यार कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो ये है, जैसे आपका एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन आते हैं आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आपका क्वेश्चन आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको साइज का ऑर्डर बताना है, साइज का आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। साइज मतलब आपका रेडियस है ना। तो सपोज करो ये है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 और आपका एल्यूमिनियम प्लस 3। तो ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सोचो, जैसे देखो ना यार, आपका जब न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 3 आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, -3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। 8 होते हैं न्यूट्रल में, ऑक्सीजन में 2 आपने डाल दिए, तो इधर भी 10, तो इधर भी 10। तो ध्यान से देखो तो सब में क्या है? आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब क्या करूं? प्रोटॉन्स देखूं, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने रहते हैं? 7। इसमें कितने रहते हैं? 8। इसमें 9। सोडियम में 11 प्रोटॉन, करेक्ट। अब इसमें आपके 12 प्रोटॉन और इसमें आपके 13, इसमें आपके 13 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो, यहां पे यार आपके इलेक्ट्रॉन सेम है। इस बार अब गणित उल्टी हो गई है, इस बार पिक्चर उल्टी हो गई है। अब इस बार है ना, इस बार आपके इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हैं और प्रोटॉन आपके वेरी कर रहे हैं। 7 प्रोटॉन से लेके 13 प्रोटॉन तक पूरे हैं। तो यार जितने ज्यादा प्रोटॉन्स रहेंगे वो एकदम ताकतवर है यार, वो ताकतवर है। प्रोटॉन मतलब ताकत है, तो जितना ज्यादा ताकत रहेगा वो क्या करेगा? तगड़े तरीके से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ज्यादा तरीके से खींचेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो साइज छोटी हो जाएगी। और एक और तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने आपको अभी भी क्या बताया, जो साइज रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, राइट, है ना। जेड इफेक्टिव क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। तो जहां पे आपके 13 प्रोटॉन रहेंगे वहां पे जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा रहेगा, और जेड इफेक्टिव अगर सबसे ज्यादा रहेगा आपका 13 प्रोटॉन पे, तो साइज इसकी सबसे छोटी हो जाएगी। तो अगर जेड इफेक्टिव का कोई ऑर्डर पूछता है, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम +3 में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि उधर सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स है, फिर मैग्नीशियम +2, फिर सोडियम F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस। और साइज का क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर? इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए आप साइज का ऑर्डर, राइट। तो सीधी सीधी बात है, आपका साइज का अगर कोई ऑर्डर पूछता है तो आप लोग प्रोटॉन्स देखिए, जहां पे प्रोटॉन कम रहेंगे, देखो सबसे कम प्रोटॉन यहां पे थे, जहां पे प्रोटॉन कम है वहां पे आपकी साइज सबसे बड़ी हो गई। ये चीज आई है समझ में। और देखें, और देखें, चलो। और अब आप लोग बताइएगा, आयनिक रेडियस भी देख रहे हैं, इसमें आप कुछ क्वेश्चंस करिए। आप लोग इसका ऑर्डर बताइए। मैंगनीज +2, मैंगनीज +4 और मैंगनीज +7, ठीक है। और देखो, और इसका बताओ। Fe+2 बहुत आसान है यार, ये ना। अब तो मतलब जेड इफेक्टिव से अगर रिलेट करते हुए चलोगे तो देखना कितनी आसान लगेंगी आपको चीजें। O-1, O-2, चलो करो। आपको क्या सिखाया है? कटायन पे जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। तो जेड इफेक्टिव का क्या ऑर्डर हो जाएगा? इसका जेड इफेक्टिव का ऑर्डर हो जाएगा Mn+2 सबसे कम, फिर Mn+4 और सबसे ज्यादा किसका? Mn+7 का। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव भी क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता जाएगा तो साइज छोटी होती जाती है। तो साइज का ऑर्डर उल्टा कर दो यार। जो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आएगा उसके उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा? आपके साइज का। ऐसे ही देखो, अगर आपसे जेड इफेक्टिव बोल रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर कितना है? ये है, राइट। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये रहेगा, +3 वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो साइज छोटी हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इस पे जेड इफेक्टिव। अब आपको क्या सिखाया? अनायन है ये, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। अनायन के केस में ये होता है। तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा रहेगा? O- का ज्यादा रहेगा, O-2 से। और साइज का ऑर्डर उल्टा लिख दो, O- की कम हो जाएगी O-2 से। तो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर यार ये मुझे पता है और ये मैं समझ पा रहा हूँ, यार देखो
जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा तो साइज छोटी हो जाएगी। बस अगर इतना मुझे पता है तो फिर तो यार सारी चीजें पहले जैसी ही हैं। मुझे जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिखना आता है, मैं उससे एटॉमिक रेडियस या साइज का ऑर्डर लिख दूंगा। क्लियर है, ये चीज आ गई है समझ में। तो यार यहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियस खत्म होता है, हमने सारे टाइप के एटॉमिक रेडियस कवर कर लिए। अब आपकी जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। वो क्या है? आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी है आपका नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब पहले ये समझो कि ये होता क्या है। ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट from isolated gaseous atom is known as ionization energy। इसका मतलब आप कोई सा भी आइसोलेटेड गैसियस एटम लो। पहले ये समझो आइसोलेटेड का मतलब क्या है और गैसियस का मतलब क्या है। आइसोलेटेड मतलब आपको एक इंडिविजुअल एटम लेना है, उसके आसपास और कोई सा भी एटम नहीं रखना है, ठीक है, किसी के साथ भी उसका और इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको इंडिविजुअल एटम लेना है और कौन से फेज में लेना है? गैस फेज में लेना है। तो सपोज करो आपने कोई सा भी एटम लिया एम, कौन से फेज में लिया? गैस फेज में लिया। यहां से जब आप इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है आपने, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, इसलिए इसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब सपोज करो आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। अब एक और इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे? M प्लस से निकालोगे, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो M प्लस में कन्वर्ट हो गया था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें +2 आ जाएगा और ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी 2। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आप निकालना चाहते हो तो कहां से निकालोगे? M+2 गैसियस से और M+3 गैसियस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो जाएगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डेट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 3। एक बात समझ लीजिए कि जो आपका जैसे जैसे कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता जाता है। मतलब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे बड़ी होगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2 रहेगी और आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे छोटी होगी। अच्छा, अगर आपको फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी 4, तो वो थर्ड से भी बड़ी होगी। मतलब जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है 1 2 3 4, तो जैसे जैसे आप आयनाइजेशन करते जाओगे आपको ज्यादा एनर्जी लगती जाएगी। मतलब 3 सबसे ज्यादा है, 2 फिर सबसे कम कौन सी होगी? 1। अगर 4 होती तो 4 आपकी थर्ड से भी ज्यादा होती है। अब समझो, देखो यहां पे यार ये जो बात हो रही है ये क्या हो रही है? एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहा है। देखो यार, कोई सी भी रिएक्शन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है। या तो यार एनर्जी उसको रिक्वायर्ड हो सकती है, मतलब या तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी रिएक्शन, या फिर एनर्जी रिलीज करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब यार अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अब हीट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 2 ही तरीके की हो सकती है। क्या? या तो यार जो आपकी हीट है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना, या फिर हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है। दूसरी क्या हो सकती है? हीट रिलीज हो रही है या फिर एमिट हो रही है, राइट, बाहर निकल रही है हीट एनर्जी। तो कभी भी अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब है या फिर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो आपका इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक। और जब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एमिट हो रही है तो इसको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। इसको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। अभी जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। बेसिकली एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, अगर आपने यार नाम सुना हो कभी तो, है ना, हम लोग सुनेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? डेल्टा एच है। तो अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिक्वायर्ड है या फिर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और हीट एनर्जी की रिलीज हो रही है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब ध्यान से अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज व्हाट? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड है।
या फिर एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करानी है, राइट। तो देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा फील लें अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी में, तो देखो क्या हो रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, बेसिकली आप एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकाल रहे हो, और जितनी भी एनर्जी इसमें लग रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी, यही तो है। तो सपोज करो जैसे ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा आपका आउटर मोस्ट शेल और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब क्या इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ या ना, बिल्कुल है यार, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना है, आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना है, तो क्या आपको ये न्यूक्लियस जितना पकड़ के बैठा है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ यार, उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम देखो वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये जो एटम है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो प्रोसेस क्या रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब हमेशा अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बाहर से आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट ये फिक्स कर लो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा वो क्या रहती है, एंडोथर्मिक रहती है। ऑलवेज जहां पे आ गया ना भैया, वहां पे नो एक्सेप्शन है, राइट। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आते रहते हैं, लेकिन यहां तो अच्छी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, एंडोथर्मिक रहने वाली है, मतलब हमेशा आपको बाहर से एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, हाँ या ना, ये चीज बिल्कुल सही है। अब आप लोग खुद सोचो, ये जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हाँ या ना, बिल्कुल यार। आपको जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या आपको ये चीज नजर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, हाँ या ना। जेड इफेक्टिव से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। अब देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिस पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ये देखना है। सबसे पहले कौन सा है, साइज ऑफ एटम। तो अगर यार साइज बढ़ती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होता जाएगा, साइज बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं हम, मतलब कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बड़ी है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो कम एनर्जी पे ही आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। ये जाए एक पॉइंट समझ में। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो मैं ऑलरेडी लिख दिया है आपको, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो ये क्या आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, करेक्ट। ये भी चीज सही है। चलो भैया ये चीज समझ में आ गई। और देखो नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेशन पावर। अब ये जो नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये दोनों थोड़ी सी खास हैं, इसे हम समझेंगे अच्छे से और इसे हम जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी। पहली बात ये समझो कि पेनिट्रेशन पावर होती क्या है। पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऑर्बिटल जितना ज्यादा क्लोज रहेगा उसकी उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर कहलाई जाती है। तो अगर कोई ऑर्डर पूछता है पेनिट्रेशन पावर का अगर कोई ऑर्डर पूछता है, सपोज करो यार कोई ऐसा शेल है जहां पे एस सब शेल भी प्रेजेंट है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, ठीक है। तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है या फिर जो एस सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, और एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होती है। तो पेनिट्रेशन पावर का क्या ऑर्डर रहता है, एस सबसे नजदीक रहता है न्यूक्लियस के, देन पी, देन डी एंड देन एफ। पेनिट्रेशन पावर का क्या ऑर्डर है, एस पी डी एफ। और जितना ज्यादा क्लोज रहेगा कोई सा भी सबशेल न्यूक्लियस के, तो आप खुद बताइए वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा।
अरे भाई न्यूक्लियस के पास में है यार, वो न्यूक्लियस के पास में है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर आ गया, अगेन एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां से ज्यादा मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, देन पी, देन डी एंड देन एफ। क्या ये चीज क्लियर हुई है, हाँ या ना? क्या ये चीज समझ में आई है? तो ये है आपका पेनिट्रेशन पावर का फंडा। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब अगर मान लो कोई सा भी ऐसा एलिमेंट है ना, उस जिस मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मान लो स्टेबल है, इफ आपका जो वो है कोई सा भी एलिमेंट है, इफ एलिमेंट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी भी एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जैसे हाफ फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया, हमें पता है ये स्टेबल रहती है, देन मोर आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ या ना? आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सोचो, खुद सोचो भैया, मैं तो फटाफट से बता दूंगा आपको कि हाँ यार ऐसा होता है, लेकिन आप लोग सोचिए क्या ऐसा होता है कि अगर यार आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो वो बढ़िया स्टेबल है, वो बढ़िया स्टेबल है तो वो यार इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव कराना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कराना चाहेगा। तो क्या आपको वहां से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो सीधी सीधी बात है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? तो सीधी सीधी बात है, कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम और डिटेल में, अभी मैं आपको जब कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, वहां पे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? अभी क्लियर हो जाएंगी और भी ज्यादा चीजें ये। चलो इतनी समझ में आ गई है। अब देखो ट्रेंड की बात करें तो अगेन देखो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट? तो ये चीज मैं बोल सकता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से, हाँ या ना? सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को मैं जेड इफेक्टिव से ही रिलेट कर रहा हूं। अब मैं अलोंग अ पीरियड बात करूं, एक अगर मैं पीरियड में चलना स्टार्ट करता हूं तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, याद है कुछ? हाँ, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब मैं ग्रुप में चलता हूं तो आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो ट्रेंड मिल गया मुझे यार, एक पीरियड में चल रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर दी है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई है? ये चीज क्लियर हो गई है? और देखो, हाँ अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ जो भी एक्सेप्शन है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी में ही कवर करवा दूंगा। आप लोग खुद मेरे को पहले तो ट्रेंड बताओ, है ना? आपको ट्रेंड बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का, ऑर्डर बताना है, आपको ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है? पहला एग्जाम्पल है आपका Fe+2 और Fe+3, ये है आपका पहला एग्जाम्पल, ठीक है? करते जाना यार, है ना? क्रोमियम करते जाइए, है ना? ठीक है, ये तीन है सपोज करो, चलो निकालो। कैसे निकालोगे? अभी अभी हमें इतना पता है कि जो जेड इफेक्टिव रहता है, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, इतना समझ गए हम? तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिख दो ना यार यहाँ पे। जेड इफेक्टिव क्या रहता है, अगर आपका कटायन है, अगर आपका कटायन है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव रहता है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? Fe+2 और Fe+3। Fe+3 में ज्यादा होगा क्योंकि कटायन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। बोलो आसान हो गया है या नहीं हो गया है? क्या सबको हमने जेड इफेक्टिव से रिलेट कर दिया है? बिल्कुल। अब जेड इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम ट्रेंड आ गया। साइज जब हम कर रहे थे तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो मैंने उल्टा कर दिया था यार। अब यहाँ पे करो, जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाता है। इसमें तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा और इसमें सबसे ज्यादा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका क्या ऑर्डर आ जाएगा? सेम ऑर्डर लिख दो,
उसका सेम ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब थर्ड में देखो तो अनायन आ गया है, नेगेटिव चार्ज है इसमें। तो नेगेटिव चार्ज में क्या रूल था? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या रहा है? नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा। और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता जाएगा। और जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर आएगा वो ही आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ या ना? आसान हुआ है या नहीं हुआ है ना? इस तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी और रटना कुछ भी नहीं है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी कि हाँ यार देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। करेक्ट? अब देखो कुछ जैसे एक्सेप्शनल बिहेवियर की हम लोग बात करते हैं। जैसे आपका ग्रुप 13 एलिमेंट रहता है उसमें कुछ एक्सेप्शन रहता है, ग्रुप 14 रहता है उसमें कुछ एक्सेप्शन रहता है ना? देखो हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की हमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ग्रुप 13 डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इतना हमें पता है। अब ग्रुप 13 में कौन कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना? अब यहाँ पे जो मैं ऑर्डर लिखने वाला हूँ आयनाइजेशन एनर्जी का वो बच्चा जनरली भूल जाता है, लेकिन ऐसी एक शानदार सी ट्रिक डेवलप करी है कि यार इससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। मेरे को पहले ये बात बताओ, क्या आप लोगों ने धमाल मूवी देखी है? हाँ, धमाल मूवी देख रखी है? नहीं, बढ़िया मूवी है ना धमाल मूवी। धमाल मूवी का हीरो कौन है ना? धमाल मूवी का हीरो है आपका डब्लू। डब्लू रहता है जिसके बीच जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए होते हैं, तो वो डब्लू है आपका धमाल मूवी का तो धमाल मूवी का हीरो। धमाल मूवी से हम लोग इसे याद रखेंगे कैसे? डब्लू बना दो। धमाल मूवी का जो हीरो है कौन है? डब्लू है, जिसके नीचे 10 करोड़ हैं। पहले ही ऐसे डब्लू बना दो। ठीक है, अब क्या करो, इसके हर किसी कोने पे एक एक एलिमेंट लिख दो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये कर लिया? ठीक है। अब क्या करो, इस बोरॉन को इस एंड से पकड़ो और इसको खींच डालो ऊपर। बोरॉन को पकड़ा और खींच डाला, तो इसको जब बोरॉन को पकड़ोगे खींच डालोगे तो ये देखो कैसे बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा कुछ, देखो ऐसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब वापस एलिमेंट लिख दो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बताओ हाँ या ना? अब देख लो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? देखो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? आपका बोरॉन है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं ना, किसकी होगी? बोरॉन की होगी। उसके नीचे देखो कौन है? उसके नीचे कौन है? आपका थैलियम है। उसके नीचे कौन है? कौन है? गैलियम है। ठीक है भैया। उससे नीचे कौन है? आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, और उससे नीचे कौन है? आपका इंडियम है। तो भैया इतना भयंकर ऑर्डर आया है ये कि कोई मतलब एक आध एक्सेप्शन नहीं है कि एक आध एलिमेंट अपना पोजीशन एक्सचेंज करे। नहीं, ये तो खतरनाक एक्सेप्शन आया है ना? ये तो खतरनाक ट्रेंड आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको याद कैसे करना है? धमाल मूवी भैया, उसका हीरो कौन? डब्लू। एलिमेंट लगा दो हर जगह, बोरॉन के एंड से खींच देना। और जैसे ही बोरॉन के एंड से खींचोगे जो भी आपका डब्लू दिखेगा जो ऊपर है उसको पहले लिख देना। तो ये आपका ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक लंबे समय तक आप ये चीज ये ध्यान रख पाओगे, है ना? वैसे देखो ट्रेंड कितना गड़बड़ाया हुआ है। तो ये ट्रिक इसलिए बताई जा रही है ताकि एक लंबे समय तक आपको ये चीज याद रहे। अच्छा, कोई रीजन पूछे कि भैया ऐसा रीजन क्यों है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन पूछे तो रीजन यार यही रहता है कि आपका जो पुअर स्क्रीनिंग रहती है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, जो आपके डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं वो यार बिल्कुल भी अच्छी स्क्रीन नहीं बना पाते। तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आपके ऐसे वेरिएशंस आने लग जाते हैं कि रेगुलर ट्रेंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन रहता है। ग्रुप 13 का एक्सेप्शन आपको ध्यान रहेगा, बिल्कुल। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन रहता है ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 कौन? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना? तो देखो आपका डाउन द ग्रुप में जाऊं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? कार्बन की, है भी। फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर कौन आना चाहिए था? टिन आना चाहिए था, लेकिन आता कौन है?
लेड और फिर आता है आपका टिन। तो यहां पे पोजीशन एक्सचेंज हुई है, यहां पे पोजीशन एक्सचेंज हुई है। तो और अगेन इसका कोई रीजन पूछे तो रीजन ये ही है, एक ही रीजन चिपकाना है हमें, ये क्या, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। जो आपके डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी पुअर स्क्रीनिंग रहती है, उसके चलते आपका पैटर्न, आपका जो ट्रेंड है वो गड़बड़ा जाता है। बस एक इधर ही एक्सेप्शन बिहेवियर है। लेड और टिन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई है? बताइए, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा, अब ये भी जो मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रहा हूं ये भैया क्वेश्चन है आपके। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो इन्हीं को ही क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से यार आपको समझ लेना है सारी बातें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ionization energy 1 and ionization energy 2 of second period elements। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं यार इसको, है ना, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। लिखो, मैं तो समझाऊंगा यार आपको, है ना, लेकिन एक बार सोचो क्या हो सकता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। पहले हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 1 पे फोकस करेंगे, है ना। हम लोग पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी 1 पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की, ठीक है भैया, ठीक है। पहले तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख दो, कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये है या नहीं है? बिल्कुल है। इन सब का क्या करो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। जैसे देखो लिथियम की बात करूं तो ये लिख दूं 1s2 2s1, है ना, 2s1 लिख दिया। बेरिलियम, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। 1s2 तो रहेगा ही, इसका क्या हो जाएगा 2s2। इसकी क्या लिखेंगे 2s2 2p1, ये क्या हो जाएगा 2p2, 2s2 तो पहले रहेगा ही, ये आ जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4, दिस इज 2p5 एंड दिस इज 2p6। बोलो हाँ या ना। क्या इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? इसमें समस्या है तो यार फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा वापस, है ना। इसमें यार कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो बेरिलियम है, जो बेरिलियम है ये है 2s2। तो आपका जो एस सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2s2 बोल रहा है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने भेज दिए, भेज दिए, करेक्ट। नाइट्रोजन को जरा देखो, नाइट्रोजन है 2p3, p सबशेल है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। तो ये 3 ऑर्बिटल बना दे, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। क्या आपको ये जो बेरिलियम वाला है, क्या ये आपको फुली फिल्ड दिख रहा है, हाँ या ना? क्या ये आपको फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है? बिल्कुल। इसमें यार 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे मैक्सिमम, 2 के 2 आपने भर दिए, तो दिस इज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका p सबशेल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। कितने गए हैं, 3। तो क्या ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं फैक्टर्स लिख रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, तो क्या वहां पे मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा था और ये बोला था कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, स्टेबल मतलब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। याद नहीं आ रहा है तो जरा पीछे लेके चलें आप लोगों को। देखो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एलिमेंट की एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबल है ना यार उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, राइट। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे रहेगा। तो आपका बेरिलियम और आपका जो नाइट्रोजन है उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हमको खास बात ध्यान रखनी है। अब मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मैं ऑर्डर लिखने वाला हूं। जनरल ट्रेंड क्या था, जनरल ट्रेंड ये था कि लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की होगी। ध्यान से यहाँ ध्यान लगा लो, है ना, मजा आ जाएगा अभी।
लिथियम की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, सही है। उसके बाद कायदे से कौन आना चाहिए था, उसके बाद कायदे से बेरिलियम आना चाहिए था। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो सबसे कम लिथियम की होगी। उसके बाद कायदे से कौन आना चाहिए था, बेरिलियम आना चाहिए था। लेकिन बेरिलियम क्या बोल रहा है, भैया हम हैं फुली फिल्ड, हम एरे गैरे नहीं है, हम एरे गैरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमारी कौन है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हम ज्यादा स्टेबल हैं। तो कायदे से आना चाहिए था बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम की फुली फिल्ड के चलते आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो फिर कौन आ जाता है आपका, बोरॉन, और फिर कौन आता है, बेरिलियम। मतलब बोरॉन और बेरिलियम क्या कर रहे हैं, पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा हो गई है ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। फिर वापस जनरल ट्रेंड लगाओ, जनरल ट्रेंड कौन आएगा, फिर कार्बन आएगा, लेफ्ट टू राइट तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर कायदे से कौन आना चाहिए था, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन कौन बोलेगा कि भैया हम भी हाफ फिल्ड हैं, हम भी स्टेबल हैं, तो हमारे में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो अब कायदे से आना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पे नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों गई, क्योंकि वो क्या हाफ फील्ड लेके बैठे, राइट। फिर जनरल ट्रेंड चलाओ, जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, तो ये फ्लोरीन, ये फिर नियॉन। तो यहां पे देखो दो एक्सेप्शनल बिहेवियर, मतलब अलग बिहेवियर आ रहा है। कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है, ये किसकी वजह से है, क्योंकि बेरिलियम का फुली फिल्ड ऑर्बिटल था, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। दिस इज ड्यू टू फुली फिल्ड, दिस इज ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल के चक्कर में हो रहा है। और ये किस लिए हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन के चक्कर में। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के चलते जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ एक पोजीशन एक्सचेंज होगी। मतलब लिथियम आया, फिर कायदे से कौन आना चाहिए था, बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम फुली फिल्ड है, तो बेरिलियम ने बोरॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर ली। ऐसे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर ली। सिर्फ एक का एक्सचेंज आ रहा है, बाजू बाजू वाले एलिमेंट्स पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्या ये चीज समझ में आई है, क्योंकि अब मैं किस पे जाने वाला हूं, आयनाइजेशन एनर्जी 2 पे जाने वाला हूं। तो यहां पे अब और भी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, अभी बहुत बहुत ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा, अब ये देखना। अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मैं ऑर्डर लिखने वाला हूं, है ना। तो ये बात मुझे बताओ कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 करनी है आप, तो क्या आपने 1 ऑलरेडी कर रखी होगी, बिल्कुल, एक एक करके करते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर 2 आयनाइजेशन एनर्जी आपको करनी है, तो आप एक आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी कर चुके होगे, राइट। तो आपने एक आयनाइजेशन एनर्जी कर चुके होगे। तो अब मैं देखो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करने वाला, तो 1 वाली ऑलरेडी कर चुके होगे। तो आपका जो न्यूट्रल लिथियम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Li+ में। बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिलियम प्लस में। मतलब सबके सब क्या बन जाएंगे, कटायन बन जाएंगे। तो बना दो जरा, लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस, राइट, बोरॉन प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस, सबके क्या कर दिए, कटायन बना दिए, करेक्ट। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। देखो लिथियम का था 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो 2s से जाएगा। तो अब लिथियम प्लस का क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1s2, तो ये हो गया आपका 1s2, करेक्ट। बेरिलियम प्लस 1 का क्या हो जाएगा, देखो बेरिलियम का था 2s2, तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, सिंपली 2s1। ये क्या हो जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, दिस इज 2p2 2p3 2p4 2p5, करेक्ट। अब देखो अब क्या हो रही है पिक्चर, अब ध्यान से देखो। तो ये चीज क्या आपका 2s2 है, तो एक ही ऑर्बिटल है, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2। तो क्या ये फुली फिल्ड बना रहा है यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है, ये क्या बना रहा है, फुली फिल्ड। अब जैसे ये देखो O+, ये 2p3 हो रहा है, तो 2p3 हो रहा है, तो p सबसे बोले तो 3 ऑर्बिटल मतलब, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन ही डाल दिए। तो क्या ये हाफ फील्ड बना रहा है, बोलो हाँ या ना, ये हाफ फील्ड बना रहा है। तो फुली फिल्ड और हाफ फील्ड, करेक्ट। एक हो गया आपका फुली फिल्ड, एक हो गया हाफ फील्ड। अब हमको जनरल ट्रेंड लिखना है। जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। फुली फिल्ड और हाफ फील्ड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहे हैं, आप ध्यान देना। एक बार लिथियम प्लस 1 को एक बार इग्नोर मारो, इसको मैं इग्नोर मारो, इसको मैं एंड में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो सबसे कम किसकी होगी, बेरिलियम प्लस की। उसके बाद
कायदे से कौन आना चाहिए था? कायदे से आपका बोरॉन प्लस आना चाहिए था, लेकिन बोरॉन क्या बोल रहा है, हम तो भैया फुली फिल्ड हैं, तो हम तो नहीं आएंगे। तो कौन आएगा? कार्बन प्लस आएगा और यहां पे बोरॉन प्लस आ जाएगा। मतलब फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड के चक्कर में एक का एक्सचेंज कर दिया करो। तो कायदे से बोरॉन प्लस आना चाहिए था, लेकिन कौन आ जाएगा? कार्बन प्लस आ जाएगा। फिर जनरल ट्रेंड चलाओ वापस, कौन आएगा? नाइट्रोजन प्लस आया। फिर कायदे से कौन आना चाहिए था? फिर बोल रहा है कायदे से तो यार ऑक्सीजन को आना चाहिए था, ऑक्सीजन प्लस को, लेकिन ऑक्सीजन बोल रहा है भैया हम भी हाफ फिल्ड हैं, हमारा भी स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर कौन आएगा आपका? एक एक्सचेंज मान लो F प्लस, फिर O प्लस, करेक्ट। और उसके बाद जनरल ट्रेंड आपका नियॉन प्लस। अब मैंने यार लिथियम को अगर आप ध्यान से देखो तो लिथियम को यार मैंने इधर अभी तक नहीं लिखा है। अगर मैं यहां से बेरिलियम प्लस से लेके नियॉन प्लस तक देखूं, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो मुझे कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है? ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। मैं बेरिलियम प्लस से नियॉन प्लस तक अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कौन से शेल से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है? बताइए कौन से शेल से? सेकेंड शेल से। देखो ना, यहां से निकालोगे तो 2s से निकालोगे ना, यहाँ पे भी 2s से, यहाँ पे 2p1 से, यहाँ पे 2p से, 2p 2p 2p, मतलब कहां से निकालोगे आप? n = 2 से निकाल रहे हो। बोलो हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अगर मैं लिथियम प्लस निकाल रहा हूं, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो निकालूंगा n = 1 से, मतलब मैं न्यूक्लियस के करीब आ चुका हूं। न्यूक्लियस के अगर मैं करीब आ चुका हूं तो क्या सडन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी? न्यूक्लियस के करीब आने का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से बढ़ जाएगा, शेल चेंज हो रहा है आपका। बेरिलियम प्लस से नियॉन प्लस है जो, वहां पे आप सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और लिथियम प्लस से आप फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब भी ऐसा शेल चेंज हो, तो शेल चेंज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी में सडन इंक्रीज आता है, बहुत भयंकर इंक्रीज आता है, और इतना भयंकर इंक्रीज आता है कि लिथियम +1 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आया है समझ में या नहीं? ये जो एक्सेप्शन है यहां पे देखो, C+ और B+, मतलब जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड आएगा उसमें तो एक का एक्सचेंज करना है बस। यहां पे क्या है? रीजन क्या है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल रीजन है। क्या रीजन है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल। यहां क्या रीजन है? O+ का क्या हो चुका है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन Li+ सबसे ज्यादा कूद के आगे चले गया है। क्यों? सबसे मेजर चेंज कब आता है? जब शेल चेंज होता है। सबसे बड़ा चेंज जब आएगा जब शेल चेंज हो रहा है। ठीक है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ आप एक की पोजीशन एक्सचेंज करोगे। लिथियम प्लस में आप जब शेल चेंज होगा तो आपका सबसे मेजर जो ड्रास्टिक चेंज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, वो कब आएगा? शेल चेंज में। तो देखो लिथियम प्लस की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन शेल चेंज होने के कारण मैंने उसे सबसे ज्यादा कराया। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है यार, देखो नीट का एग्जाम की अगर हम बात करें तो अगर आपसे, मतलब अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि यार हर कोई बच्चा क्वेश्चन कर ले, है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि वो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लेते हैं। अगर हर किसी बच्चा जिसने डिसेंट सी प्रिपरेशन करी है, अगर उसको एग्जामिनर ये चाहता है कि यार वो क्वेश्चन कर ले, तो वो जो क्वेश्चन देगा वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 पे देगा। ये वाला ऑर्डर पूछेगा, ये वाला ऑर्डर पूछेगा। ये वाला ऑर्डर मतलब जिसने भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करी होती है वो उसको पता होता है। ठीक है। लेकिन एज या जैसे एग्जामिनर को ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ टॉप जो 5% बच्चे हैं, 3-4% बच्चे हैं, उन्हीं को ही आता हो, सिर्फ उन्हीं को ही वही क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाए, तो वो पूछेगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 पे कि भैया इसका ऑर्डर बताओ, क्योंकि इसका ऑर्डर कम बच्चों को पता रहता है। 1 वाला तो यार मेजॉरिटी वाले बच्चों को पता रहता है, जो 2 वाला है आयनाइजेशन एनर्जी वो कम बच्चों को पता होती है। तो हमको एकदम उन टॉप बच्चों में आना है। तो मैं तो यार आपको सारी चीजें ही सिखाते हुए चल रहा हूं, सारी चीजें ही सिखाते हुए चल रहे हैं हम तो। ठीक है। तो चलो ये हमने बात कर ली आपके जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 का ऑर्डर मैंने आपको सेकंड पीरियड में बताया। सेम आप थर्ड पीरियड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम रहेगा ट्रेंड। चलो अब बात करो अब एक और टाइप का क्वेश्चन है ना। अब ये भी एक गजब टाइप के क्वेश्चन है ना। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
सपोज करो आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू दे रखी है 200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू दे रखी है 300 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी 3 की वैल्यू दे रखी है 450 किलो जूल पर मोल। एंड आयनाइजेशन एनर्जी 4 की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो आपको सपोज करो दे रखी है 1200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर्टिकुलर एटम में जिसकी आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, और आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड क्लोराइड। ऐसे टाइप के भी यार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करिए, ऐसे टाइप के भी यार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो, सोचिए जरा, दिमाग लगाओ इसमें यार, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। आपको यार आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको कुछ तो यार वो बोलना चाह रहा है। जैसे पहली आयनाइजेशन एनर्जी थी तो वो 200 थी, दूसरी हुई तो वो 300 हो गई, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी आई तो वो 450 हो गई, लेकिन चौथी आयनाइजेशन एनर्जी आई तो एकदम से 450 से 1200 चले गए भैया आप। एकदम सडन इंक्रीज देख रहे हो, 100 से 200 इंक्रीज हुई। देखो इंक्रीज तो होगी ही, आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है 1 2 3 4 वैल्यू उनकी बढ़ती जाती है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूं। लेकिन आप पैटर्न देखिए, 200 से 300 पहुंची, 300 से 450 पहुंची, 450 से भैया 1200 पहुंच गई। तो ऐसा क्या हुआ होगा आयनाइजेशन एनर्जी 3 और 4 के बीच में कि वैल्यू सडनली इंक्रीज कर गई। देखो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस निकालना है। मतलब 2 - 1 करो तो 300 माइनस 200 करा तो कितना आ गई, 100 आ गई किलो जूल पर मोल। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस निकालो, आयनाइजेशन 3 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 2 में करो तो कितना आ रहा है, 150 किलो जूल पर मोल आ रहा है। फिर 4 - 3 करो तो आयनाइजेशन एनर्जी 4 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये करो तो 1200 में से 450 हटाओ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 750 किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में आ रहा है, यहां पे यार सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो खुद सोचो आप लोग, थर्ड से फोर्थ गए होगे तो एकदम से इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई, ऐसा क्या हुआ होगा, दिमाग लगाओ भैया, दिमाग दौड़ाओ। ऐसा क्या हुआ होगा कि थर्ड से फोर्थ जब गए हो तो एकदम से इतना इंक्रीज आ गया है आयनाइजेशन एनर्जी में। क्या हुआ होगा, शेल चेंज हुआ होगा। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि जब भी शेल चेंज होता है, जैसे लिथियम था, अब आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, फर्स्ट शेल से निकालोगे, तो सडन इतना इंक्रीज हुआ कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। तो सबसे जो मेजर इंपैक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी में वो कहां पड़ता है, जब शेल चेंज होता है, करेक्ट। तो जब आप थर्ड से लेके 4 में जा रहे थे तो क्या हुआ है, शेल चेंज हुआ है, इसलिए ही आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी लगी है। मतलब आप जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो आप nth शेल से निकाल रहे थे, मतलब वैलेंस शेल जो लास्ट वाला जो शेल रहेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो भी nth शेल से ही निकाला। थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे थे तो भी nth शेल से ही निकाला। लेकिन जब आयनाइजेशन एनर्जी 4 करने गए तो आपका सडनली इंक्रीज हो गई एनर्जी। मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपने निकाला होगा वो कहां से निकाला होगा, n-1 शेल से निकाला होगा, राइट। तो अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन n-1 से निकाल रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है ना यार। थर्ड तक तो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, फोर्थ में इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि फोर्थ में आप इनर शेल में आ गए हो। तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब देखो जिस बच्चे को इस तरीके से समझ में आए वो बहुत अच्छी बात है। अब एक हल्की सी ट्रिक देख लो यार, है ना। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया, अब ट्रिक देख लो। आप क्या करोगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस निकालोगे। मतलब 2 - 1 कर दिया, 3 - 2 कर दिया, ऐसे ही 4 - 3 कर दिया। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 4 - 3 आ रहा है। इसको क्या ले लिया, डब्बे में ले लिया, इसको हमने डब्बे में ले लिया। अब ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट रहेगी, जैसे 4 - 3 कर रहे हो तो जो आयनाइजेशन एनर्जी 3 है ये वाला इसका नंबर उठाना, ये ही क्या होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालो, जिसका भी मैक्सिमम आ रहा है
उसमें जो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी का नंबर है, मतलब 4 - 3 था, तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो मेटल की वैलेंसी कितनी रहेगी, M+3 होगी, करेक्ट। ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड की क्या रहता है, O-2 रहता है। अब फॉर्मूला बनाना है, ये तो भैया हमने 9वीं 10वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, M2O3। ऐसे ही क्लोराइड का बनाना है तो M तो +3 में है और क्लोरीन -1 में होता है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे, ये क्या बनेगा, MCl3। आइए बात समझ में। इस तरीके के भी आपके क्वेश्चन होते हैं, एक पैटर्न है यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का जो कि जनरली पूछा जाता है, क्या ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आयनाइजेशन एनर्जी यार काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन बनाने वाले का, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। अब यार आपकी 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, छोटी सी है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी छोटी सी है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड वो भी छोटा सा है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें तीनों के तीनों आपकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग कवर कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलो यार इसी तरीके से जोर और शोर से पढ़ते रहिए और हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।